सो हेलो भाई लोगों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अस्थमा। ठीक है, ये पैथोफिजियोलॉजी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सारी डिजीज आती है उसी में से। ठीक है, ये हम फर्स्ट कवर करेंगे, देन दूसरे भी जो हमारे डिजीज है वो भी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ना दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स मैंने खुद बनाए, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर ये आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको मैं कह रहा हूँ जीरो, मतलब चांस ही नहीं है भाई कन्फ्यूजन का। ठीक है ना, इसकी पैथोजेनेसिस, डेफिनेशंस, कॉज, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं ना ये कह रहा हूँ, आपने ये जो मैंने बना है ना नोट्स, आप पढ़ लेंगे ना एक बार, देन आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है आप मेरे साथ पढ़ना एक बार। अस्थमा इज इन्फ्लामेटरी डिजीज करेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। मीन्स ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है ना, इन्फ्लामेशन होगा मीन्स जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है उसमें से। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज। इसके कारण ही तो भाई म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना। टू वेरियस स्टिमुलाई, मतलब बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, इन एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज रिवर्सेबल, मतलब एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कॉज होगा ना भाई, मतलब कुछ जमा हो जाएगा, ये जो हमारा म्यूकस वगैरह होगा। तो ये क्या होगा, रिवर्सेबल होगा। और ये मतलब रिवर्सेबल भी होगा तो दो टाइप से होगा ना भाई, या तो फिर खुद से हो जाए या फिर ट्रीटमेंट के बाद हो जाए। ठीक है, तो मीन्स कुल मिला के ये रिवर्सेबल होता है। ठीक है, हाँ, तो इसके यहाँ पे मैंने ये ड्राइंग बनाई हुई है। ये हमारे जो फेफड़े होते हैं भाई, ठीक है, ये फेफड़े हमारे, इसके मैंने यहाँ पे एक लाइनिंग ले ली। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स है हमारी। ठीक है ना, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में होती है और ये अस्थमा में होती है। अस्थमा में कैसी होती है, मैं आपको बताऊँ तो ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है ना, अस्थमा में भाई मतलब जगह ही नहीं रहेगी, ये ऐसी हो जाएगी। फिर हमारा जो O2 आएगा वो कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, इसलिए हम इनहेलर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सो ये आप ड्राइंग बना लेना। मैं इसको आपको कंप्लीट ना पैथोजेनेसिस में कंप्लीट समझा पाऊंगा, अभी आप आई थिंक समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको, बट नो वरी, इसको पैथोजेनेसिस में हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले इसके टाइप देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस टाइप में कौन कौन से देख लेते हैं। मेनली देखें ना दोस्तों हम इसके पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मेनली ना ये एक्सटेंसिक और इन एक्सटेंसिक। ठीक है, ये इसके दो टाइप है, बट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा इज़ नॉट क्लिनिकली बेनिफिशियल, मतलब ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो इसको मतलब हम गिनते नहीं है, नॉर्मली ये लिखता ही नहीं है। ठीक है, आजकल ये आता ही नहीं बुकों में। सो इसको नाम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इसके मेन टाइप है वो देखेंगे सबसे पहले। आपको यही लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम में आए तो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये एडवांस में हो जाएगा, जो एक्सट्रिंसिक और इन एक्सट्रिंसिक मैंने आपको बताया ये। सो सबसे पहले क्या आता है भाई, अस्थमा। तो एटोपिक अस्थमा आता है सबसे पहले। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा ऑफ्टन बेगिन इन चाइल्डहुड, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत बार में होता है। ठीक है ना, सबको पता ही होगा भाई। सो मोस्ट कॉमन है अस्थमा। ठीक है ना, ये आज तो नॉन नॉन अटोपिक अस्थमा की कंपेयर में वो कॉमन है। ठीक है ना, इजी बहुत होता है बच्चों वगैरह में। ठीक है, क्यों होता है, दिस अस्थमा इज ऑफ टाइप फर्स्ट आईजी मेडिएटेड हाइपर सेंसेशन रिएक्शन, मतलब जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है, जिसकी मतलब मान लो अगर हमारी जो ब्रोंक्यूल्स है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, कोई मतलब मान लो बैक्टीरिया नहीं आया है, फिर भी कुछ मतलब खाने का पार्टिकल आ गया वगैरह कुछ भी आ गया तो भी म्यूकस प्रोड्यूस कर देगा, जिससे क्या होगा, एटोपिक अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, डायग्नोसिस इन्वॉल्व RASTs टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ IgEs विच रिकॉग्नाइज, ये मतलब इसका डायग्नोसिस। ठीक है, फिर हम देखते हैं नॉन अटोपिक। तो भाई नॉन अटोपिक में क्या है, नॉट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा, दिस अस्थमा इज पेशेंट डू नॉट शो एलर्जन सेंसेशन एंड स्किन टेस्ट, मतलब इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिव नहीं होती ब्रोंक्यूल्स, क्यों क्यों होता है, मेनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, सर्दी बुखार वगैरह हो जाता है ना, तब अपने को जो होता है म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उसको हम नॉन एटोपिक कहते हैं। ठीक है, देन फिर क्या है भाई यहाँ पे, ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज कॉज्ड बाय सर्टेन फार्मास्यूटिकल एजेंट, एस्पिरिन, हमारी जो मतलब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आती है उनके कारण होता है ये। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल इसके दिए हुए, आपको ये उतार लेना है सब। ठीक है ना दोस्तों, देन यहाँ पे भाई देखते क्या होता है आगे, ऑक्यूपेशनल अस्थमा भाई। तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अस्थमा इज कॉज्ड बाय फॉर्म्स ऑर्गेनिक एंड केमिकल डस्ट गैसेस एंड अदर केमिकल। ये ना मेनली मतलब उन लोगों को होता है भाई जो ऐसे एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। ठीक है ना, ख़राब है वहाँ पे, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, बहुत धूल उड़ती रहती है वगैरह, फैक्ट्री में रहते हैं ना, तो उनको मतलब मान लो आप कोई कपड़े की फैक्ट्री में रहता है केमिकल की, तो वहाँ पे उसको वही पूरे दिन मतलब सांस ही नहीं आ जाती उसके मुंह नाक में बराबर। ठीक है ना, तो क्या होगा, जमा हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में बहुत सारे बैक्टीरिया पार्टिकल्स, केमिकल, ऑर्गेनिक एंड बहुत सारे, मतलब ठीक है ना, आप समझ लो, जैसे कि डर्ट्स हो गया, मिट्स वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा फिर, हो जाएगा भाई। ठीक है, अस्थमा। तो ये चार टाइप होगा इसके। ठीक है, ये मेनली टाइप थे। फिर इसके ईटियोलॉजी देखे तो ये ना मेनली देख लिए किसके कारण होता है, इंडोर एलर्जन। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में जो एलर्जन होते हैं, हाउस के डस्ट होते हैं, मिट्टी हो गई, देन बिल्डिंग कारपेट्स एंड स्टफ्ड फर्नीचर, पॉल्यूशन ETC से होता है। ठीक है, देन आउटडोर में पोलन एंड मोल्ड्स। ठीक है, देन तंबाकू स्मोक से भी होता है,
फिर केमिकल इरिटेंट इन वर्क प्लेस, एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, एंजर, फियर, फिजिकल एक्सरसाइज एंड सम अदर ट्रिगर। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, आप इसको पढ़ लेंगे इजीली, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इसको उतार लेना। फिर इसके बात करें पैथोजेनेसिस की, तो ये भी मैंने बहुत इजी वे से आपको समझा रखा है यहाँ पे। देखिए पैथोजेनेसिस क्या लिखा है, ये ट्रिगर। ट्रिगर मतलब जो भी, ठीक है ना, फैक्ट्री से कुछ भी केमिकल वगैरह, एलर्जन वगैरह अंदर जा रहा है, इरिटेंट हो गया, कोई भी मतलब बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंस आपको करना है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, IgE मस्ट मेडिएटेड रिस्पॉन्स, मतलब जो हमारी क्या कहते हैं ना, वो सेल्स होती है ना ब्रोंक्यूल्स में, मास्ट सेल, वो एक्टिव हो जाएगी। देन क्या करेगी ये, रिलीज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल। ठीक है, तो वो सब एक्टिवेट हो जाएगी। ये देखिए, ईओसिनोफिल, मैक्रोफेज, लिपोसाइट, मास्ट सेल, ये सारी एक्टिवेट हो जाएगी। देन इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। तो ये ना मेनली 2 टाइप से होता है पैथोजेनेसिस, अर्ली फेज एंड लेट फेज। ठीक है, सो आपको ना ये दोस्तों लिखना है ना, ठीक है। तो लेट फेज में क्या होगा, ये 5 से 6 आवर, ठीक है, और ये 30 से 60 मिनट, मतलब ये घंटों तक चलता है, ये मिनट तक चलता है। ठीक है, अर्ली फेज मतलब इसके सिम्टम्स दिख जाते हैं, ठीक है ना, इतनी देर में, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी देर तक ही चलता है, इसके सिम्टम्स इतनी देर में दिख जाते हैं। ठीक है, तो लेट में देखते हैं। सबसे पहले लेट में क्या होता है, इन क्या लिखा है, इनफिल्ट्रेशन विथ ईओसिनोफिल एंड हेटेरोफिल्स, इन्फ्लामेशन, ब्रोंक्यूल्स, हाइपर सेंसिटिविटी इन 1 to 2 days। देन क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन विथ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, मतलब ये क्या कहना चाहता है भाई, कि जो हमारी ये सेल्स है ईओसिनोफिल एंड हेटेरोफिल्स, ये क्या करेगी, इन्फ्लामेशन कॉज करेगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा तो म्यूकस प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, 1 to 2 day में इनफ्लिट्रेशन विथ मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, मतलब कुल मिला के भाई यहाँ पे ना म्यूकस प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण वो जो हमारी ब्रोंक्यूल्स होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें। ठीक है, जिससे क्या होगा, एयर ट्रैपिंग होगी। ये देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज, जिससे क्या होगा, एयर ट्रैपिंग, विजलिंग, कफिंग, चेस्ट पेन, हाई चेस्ट मतलब टाइटनेस भी फील हो सकता है अपने को। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब इसके सिम्टम्स है। और अगर अर्ली फेज में होता है तो उसमें क्या होता है, ये भी देख लीजिए आप, ब्रोंक्योस्कोम, म्यूकस सिक्रेशन और वास्कुलर लीकेज, ये सब होता है। ठीक है, सो ये ना इसकी पैथोजेनेसिस हो गई भाई। बट आपको अगर समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। तो भाई ये मान लीजिए मैंने ब्लैंक पेज लिया, अभी इस पर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो भाई अस्थमा में क्या होता है पता है, मान लीजिए ये आपको मैं समझा देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में ना आया हो तो, ठीक है ना। अस्थमा, अस्थमा में क्या होगा भाई, सबसे पहले कोई भी बैक्टीरियल कॉज ले लिए, बैक्टीरियल कॉज ले लिया, बैक्टीरियल ले लिया, फिर एलर्जन ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, वो जाएगा हमारी कहाँ पे, लाइनिंग में, किसकी, ब्रोंक्यूल्स की, एंटर, ठीक है ना, एंटर इन, आप ये लिख देना अच्छे से, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, एंटर इन लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। देन वहाँ पे जाके क्या करेगा, कॉज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉज करेगा बाय एक्टिवेटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, etc। देन क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रोंक्यूल, ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्रोंक्यूल्स में, तो क्या होगा, सिम्टम्स देखेंगे कौन कौन से, एयर ट्रैपिंग, देन विजलिंग, विजिंग मीन्स जिसे हम चिट्टी भी जैसे चिट्टी जैसी आवाज़ आती है ना, फिर हमारा हो गया कफिंग। और एक बात, ये जो होता है ना, ये 2 फेज में होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये अर्ली होता है और लेट होता है। सो दोस्तों मैं आपको अस्थमा में यही समझाने की ट्राई मारा था, ठीक है। सो कुल मिला के भाई यही है इन शॉर्ट में, ठीक है ना। मैंने ये जो आपको बताया, आपको अगर एक बार नोट करना है तो आप नोट कर लेना, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। देन क्या होता है भाई, यहाँ पे सिम्टम्स में देखें हम, तो कफिंग हो गया, विजलिंग हो गया, ब्रेथलेस एंड चेस्ट टाइनेस्ट, जो मतलब जो हमारा चेस्ट होता है वो भी टाइट होता है इसमें, ठीक है। देन पेन और प्रेशर इन चेस्ट, एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूसन, ठीक है, ये होता है। देन इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन में भाई इसमें क्या होगी, ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टेटस अस्थेमाइटिक्स, ठीक है,
इसमें क्या होगा, इट इज़ ए सबस्टेंडर्ड स्टेट ऑफ अस्थमा विच रिजल्ट व्हेन एयरवेज रिमेन ब्लॉकेड। मतलब क्या होगा इसमें ना भाई, बहुत लॉन्ग समय के लिए जो हमारी एयरवे ब्रोंक्यूल्स होती है वो ब्लॉक रहेगी, ठीक है, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, ठीक है, अस्थमा। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मतलब ट्रीट ना भी हो सके बहुत देर तक, ऐसा है। फिर क्या हो गया, निमोनिया, इट इज़ अ बैक्टीरियल और वायरल लंग इन्फेक्शन। तो निमोनिया भी हो सकता है भाई, ठीक है, इसके कारण से। देन क्या हो गया यहाँ पे, रेस्पायरेटरी फेल्योर। रेस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है हमारा, O2 सप्लाई करना और CO2 बाहर निकालना, वो भी फेल्योर हो सकता है। देन क्या होगा, अंडर परफॉर्मेंस एंड फैटिस, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये तो इजी है भाई, ठीक है ना। फिर क्या होगा, अब्सेंशन फॉर वर्क प्लेस इन वेरी कॉमन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। देन डायग्नोसिस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा इज गिवन बिलो। यहाँ पे क्या है, पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो ये आपको डॉक्टर को बतानी पड़ेगी कि भाई क्या क्या, मतलब जेनेटिक वगैरह है, घर में कोई पीड़ित था पहले, क्वेरी वगैरह बता देनी, ठीक है, पर्सनल मेडिक जो भी। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में आए तो क्या करेगा भाई, डॉक्टर फिजिकली एग्जामाइन द पेशेंट। दिस इंक्लूड क्या होगा, ऑब्जर्विंग द ईयर, आई, नॉर्मल स्किन, चेस्ट, लंग वगैरह, ये सब ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, स्टेथोस्कोप के थ्रू। फिर क्या होगा, लंग फंक्शन ऑफ ब्रीथिंग टेस्ट, मतलब ब्रीदिंग का टेस्ट करेगा आउट, और इनहेलर जो लेने का वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, ब्रोंक्योल्स जो है वो मतलब डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रही है प्रॉपर कि नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ये क्या हो गया भाई, इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हो गई। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये था अस्थमा, ठीक है। अगर आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको बीफार्म के रिलेटेड इसी के मतलब तरह से वीडियो चाहिए, देन आपको ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।